अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोल्यूशन फॉर डार्क एंड स्मेली आर्मपिट्स, यानी कि स्टिंकी आर्मपिट्स हो जिनसे बहुत ज़्यादा स्मेल आती हो और इसके अलावा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो उनकी। ठीक है, तो इसको हमने आज देखना है। ये हमने एक ही चैप्टर में क्यों इंक्लूड किया, दोनों चीज़ें एक ही चैप्टर में दोनों मिला के इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि जो अंडर आर्म, जो हमारी एक्जिला की जो स्किन है उसकी एनाटमी जो है वो बेसिस बन जाएगी इन दोनों टॉपिक्स के लिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक्स की आप पिक्चर देख रहे हैं सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। इंट्रोडक्शन। डार्क और स्मेली अंडरआर्म्स आर अ कॉमन एंड ऑफन एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम। अच्छा, एम्बैरेसिंग तो ये है, हम सबको पता है, लेकिन ये कितना कॉमन है ये मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम जब जाते हैं मार्केट में कपड़े लेने, तो हम ट्राई रूम में जब शर्ट चेंज करते हैं तो उस वक्त भी इतनी स्वेटिंग हो चुकी होती है कि हमारे जो आर्मपिट्स हैं वो बिल्कुल गीले होते हैं। जब ट्राई रूम में जाके 2-3 मिनट के लिए कपड़ा चेंज करके ऊपर पहन के देखते हैं और स्मेल करते हैं। स्मेल तो इनएविटेबल है ना अगर स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो। ठीक है, दूसरा वो जो पिगमेंटेशन डार्कनेस है उसकी वजह से मैरिड ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कहती हैं कि हमें बहुत, ये कहने को बड़ा रेयर टॉपिक है मगर ये बड़ा ही कॉमन टॉपिक है। ठीक है, the skin in the armpits is thin, delicate and exposed to moisture, friction, heat, hair growth and bacterial activity। अब आप देखो आपके चेहरे की हाथों की स्किन से कितनी फ़र्क है, थिन है। हाथ और फेस की स्किन इतनी थिन नहीं है। ठीक है, दूसरा डेलिकेट है। ठीक है, तीसरा ये है कि एक्सपोज टू मॉइस्चर, हर वक्त तो इधर पसीना आ रहा है। पसीना सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ स्वेट ग्लैंड्स हैं, इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ये बंद है और ही वार्म है। अगर आप अभी भी अपने चेहरे पे हाथ लगाओ, फोरहेड पे लगा लो, ठीक है, थाई पे लगा लो, पाँव पे लगा लो, एब्डोमेन पे लगा लो और उसके बाद अपने एक्जिला में, अपनी आर्मपिट में हाथ लगाओ, तो आप देखोगे कि उसका टेम्परेचर ही गर्म है। ठीक है, इसलिए हर वक्त वहाँ स्वेटिंग भी होती रहती है, मॉइस्चर एक्सपोज्ड है। फ्रिक्शन, आप चलते हो आपके बाजू हिलते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, रगड़ खाती है। और याद रखें, अगर आप अपने हाथ पे कहीं पे कोई रोज़ अपने नाखून से उसको रगड़ें उस जगह को, या किसी भी चीज़ से रगड़ लें, तो आप वो देखोगे जगह काली हो जाएगी। जब भी स्किन एक्सपोज होती है ट्रॉमा से, फ्रिक्शन से, तो वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन होती है, वो इंड्यूस हो जाती है। जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो सेकेंडरी टू फ्रिक्शन होती है, इसलिए भी ये डार्क है। हीट है, और हीट दो वजह से, एक तो बॉडी का अपना टेम्परेचर, दूसरा देखो ना ये बंद है। अगर आप अपना एक हाथ उठाओ और दूसरे हाथ की बैक साइड पे रखो काफ़ी देर, उसके बाद देखो कि वो भी गर्म होगा। ठीक है, बाजू के ब्लड से और जो हमारी चेस्ट वॉल है इधर की जो हीट है वो भी डेसिपेट हो रही है यहाँ पे। और क्योंकि ये बंद है तो फिर भी, और हेयर ग्रोथ भी है यहाँ पे, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है। और बैक्टीरियल एक्टिविटी, 4-5 क्लास में पढ़ते हो कि जहाँ पे हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करता है। This combination makes it prone to pigmentation, darkness and odor. ब्रोम हाइड्रोसिस, दो प्रॉब्लम के साथ पेशेंट्स आते हैं, एक डार्क और दूसरा होता है कहते हैं हम इतना नहाते हैं रगड़ते हैं फिर भी साफ नहीं होता, पीलिंग भी करवाई फिर भी नहीं हुआ। ब्रोम हाइड्रोसिस, स्मेल बहुत आती है जिसकी वजह से, खास तौर से जो आपके पब्लिक जॉब्स हों जैसे डॉक्टर है उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल है। दिस प्रेजेंटेशन विल एक्सप्लेन व्हाई दीज चेंजेस अकर, हाउ टू प्रिवेंट देम एंड विच ट्रीटमेंट्स आर इफेक्टिव। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हम ये फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल कॉजेज पढ़ेंगे पिगमेंटेशन और ओडर के। उसमें प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज देखेंगे जिसमें हाइजीन, क्लोथिंग, लाइफस्टाइल हैबिट्स है। ट्रीटमेंट देखेंगे, जिस इंसान को भी प्रॉब्लम हो गई है उसका क्या करना है, जिसमें होम रेमेडीज देखेंगे, टॉपिकल देखेंगे और क्लिनिक बेस्ड प्रोसीजर्स देखेंगे। इम्प्लीमेंट है मेंटेनेंस प्रोग्राम लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए। ठीक है, पेशेंट को कह दिया ना कि मैं पील करूँगा, सफ़ेद हो जाएंगी और हमेशा ऐसे रहेंगी, और पेशेंट अगर 6 हफ्ते के बाद कंप्लेन लेके अगर हाइपर पिगमेंटेशन की, तो उसके मुजरिम आप खुद हैं, वो नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रक्चर पे आ जाए। द स्किन ऑफ द आर्मपिट इज थिनर देन मोस्ट बॉडी एरियाज एंड कंटेन द डेंस नेटवर्क ऑफ हेयर फॉलिकल्स। ठीक है, ये थिनर है, पतली है, ऊपर से इसमें बाल बहुत ज्यादा हैं, हेयर फॉलिकल्स बहुत ज्यादा हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स बहुत ज्यादा हैं, स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज्यादा हैं। दिस एनवायरनमेंट इज वार्म एंड मोइस्ट, गर्म है ये जगह और मोइस्ट है, यहाँ पे नमी है, मेकिंग इट हाईली ससेप्टेबल टू फ्रिक्शन एंड इरिटेशन। बार बार फ्रिक्शन होती है, बाजू रगड़ता है, और इरिटेशन, चुभता है एक दूसरे को। ठीक है, और इरिटेशन सिर्फ फिजिकल नहीं होती, केमिकल भी होती है। जो हमारा स्वेट होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, फिर हेयर ग्रोथ से इरिटेशन हो रही है, आपस में एक दूसरे से रगड़ खा के फिजिकल इरिटेशन हो रही है। ठीक है, इसके अलावा जो आप इसको ओवर क्लीनिंग करने की कोशिश, ओवर एक्सफोलिएशन करें, वो इसको इरिटेट कर रहा है। ठीक है,
और इरिटेशन से सेकेंडरी आपको पता ही है फिर पिगमेंटेशन होती है। रिपीटेड ट्रॉमा और इरिटेशन कैन स्टिमुलेट मेलानोसाइट्स लीडिंग टू डार्कर पिगमेंटेशन। मेलानोसाइट स्टिमुलेट हो गए, पिगमेंटेशन जो है वो डार्क हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि थिक स्किन वर्सेस थिन स्किन। ये थिक स्किन कहाँ की होती है, जैसे हाथ की स्किन की बात कर लें तो थिक स्किन में आप स्ट्रेटम कॉर्नियम देखें कितनी मोटी है, और थिन स्किन एक्जिला की जो स्किन है इसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम कितनी बारीक है। फिर स्ट्रेटम ल्यूसिडम, उसमें एक लेयर है बारीक सी, और इसमें स्ट्रेटम ल्यूसिडम है ही नहीं है। उसके बाद स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम है उसके अंदर, और इसके अंदर भी है। उसके बाद आप देखें स्ट्रेटम स्पाइनोजम, उसकी थिकनेस देखें और इसकी देखें। उसके बाद स्ट्रेटम बेजेल, एक लेयर ही एब्सेंट होगी और जो बाकी हैं भी वो इतनी थिक नहीं है। ठीक है, तो ये स्किन है ही थिन। तो जो कोई चीज़ थिन हो उस पर ट्रॉमा ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप एक पेपर प्लेट के अंदर कुछ खाने का आइटम डालते हैं बिल्कुल कागज की बनी हुई, तो वो नीचे गिर जाएगा, वो ट्रॉमा को बेर ही नहीं कर सकेगी। अगर आप स्टील की प्लेट यूज करते हैं तो उसके अंदर आप उसको खा सकते हैं। आप यही देखें कि स्किन भी एक बैरियर है। ठीक है, अगर स्किन ही इतनी थिन है तो उसने बाहर से क्या खास कोई प्रोटेक्शन देनी, और खुद भी उसने इंजरीज जो है उससे प्रोन होती है। नेक्स्ट स्लाइड, स्वेट ग्लैंड्स एंड ओडर फॉर्मेशन की तरफ। पहले ये तस्वीर देखें, आप लोगों ने स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल इन सबको साथ पढ़ा तो हुआ, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे दो ग्रीन ग्रीन स्वेट ग्लैंड है, एक एक्राइन स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, और एक जो है हमारा एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, एपोक्राइन देखिए नीचे डीप पड़ा हुआ है, और वो हेयर फॉलिकल के साथ जो है जाके आ, उसकी डक्ट जो है वो कंटिन्यूस हो रही है। और जो हमारा एक राइन स्वेट ग्लैंड है वो हमारा पड़ा हुआ है सबकट टिश्यू में, सॉरी डर्मिस में, और इंट्राएपिडर्मल उसकी स्वेट डक्ट है। अच्छा जी, तो स्वेट ग्लैंड्स भी यहाँ पे दो तरह के हो गए। अब ये किस तरह का स्वेट प्रोड्यूस करते हैं ये भी अभी हम देख लेते हैं। एक बात यहाँ शुरू करने से पहले बताती चलूँ, जब हम लेजर हेयर रिडक्शन कराते हैं तो जब नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स कम होते हैं तो ये जो एपोक्राइन ग्लैंड्स हैं इसकी भी अल्टीमेट रिडक्शन हो जाती है। इसलिए आर्मपिट्स को फेयर करने के लिए लेजर हेयर रिडक्शन भी बहुत ज़रूरी है। आर्मपिट्स कंटेन टू टाइप्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। Eccrine sweat glands produce watery sweat that cools the body and is odorless। ठीक है, eccrine जो हमने पढ़े थे, eccrine कौन से वाले थे, जो वाटरी स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, पानी पानी सा होता है, दैट कूल्स द बॉडी एंड इज ओडोरलेस, उसमें स्मेल नहीं होती। ठीक है, जैसे हमारी पूरी बॉडी में होते हैं ना, वो एक राइन स्वेट ग्लैंड है। ये जो ऊपर छोटे छोटे से आपको नजर आ रहे हैं, जो छोटा ग्रीन है वो एक राइन स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, अब एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स कुछ खास चीजें जो थिक प्रोटीन एंड फैट रिच स्वेट प्रोड्यूस करते हैं विच बैक्टीरिया मेटाबोलाइज क्रिएटिंग ऑर्डर। इनका जो स्वेट होता है इसमें प्रोटीन भी होती है, फैट भी होती है, और ये थिक भी होता है। ठीक है, बिल्कुल वाटरी नहीं होता, ऑयली सा होता है। अगर आप पूरा दिन क्रिकेट खेलते हैं या हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, बिजी रहते हैं गर्मियों में, शाम को आप आके बाथ लेने लगते हैं, आपको पता है आपको पसीना है, मगर अपने आर्म पेट के अंदर आपको एक स्टिकी सी फीलिंग भी आती है, ऑयली सी। वो क्यों आती है? ये जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं ये ऐसा स्वेट प्रोड्यूस करते हैं जो प्रोटीन, फैट और रिच होता है और वेरी डेंस भी होता है, और इसके ऊपर बैक्टीरिया बैक्टीरिया हर वार्म मोइस्ट एनवायरनमेंट में ग्रो जरूर करते हैं, मगर साथ अगर उनको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मिल रही हो तो फिर तो और भी अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, पिगमेंट सेल्स इन द आर्मपिट। Melanocytes are the cells responsible for producing melanin, which gives skin its color. Friction, inflammation, or irritation in the armpit stimulates melanocyte, causing post-inflammatory hyperpigmentation. हर अंग्रेज, पाकिस्तानी, हर नस्ल के इंसान के अंदर मेलानोसाइट का नंबर सेम है। अब जब मेलानोसाइट एक्टिवेट होते हैं ना तो फिर वो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन, जिससे पता चलता है कोई गोरा है कोई काला है। ये एक्टिवेट कैसे होते हैं? इन्फ्लेमेशन से, इरिटेशन से, फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन तो आर्मपिट में हर वक्त हो रही है, आपका बाजू आपकी बॉडी वॉल के साथ जो है वो रब हो रहा है जब आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठ रहे हैं, ठीक है, उठ रहे हैं। तो हालांकि आपके फेस पे क्या फ्रिक्शन हो रही है, अपने फेस पे कितनी दफा दिन में हाथ को मलते हैं, और आप चलें तो आप देखें आपका बाजू, आर्म एक्जिला की जो दोनों वॉल्स हैं, जो आर्म के नीचे है और जो आपकी चेस्ट वॉल के साथ है, ये कितनी दफा आपस में फ्रिक्शन इनमें प्रोड्यूस होती है। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन जो होती है, सोजिश, ठीक है, कहीं आपको चोट लगी तो आप देखते हो वो जगह पूरी काली हो जाती है, फिर कुछ अरसे बाद वो थोड़ी थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो क्यों होती है? क्योंकि इन्फ्लेमेशन भी जो होती है वो एक्टिवेट कर देती है मेलानोसाइट्स को। अब इन्फ्लेमेशन आर्मपिट्स में ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे स्वेट है,
यहाँ पे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे वार्मथ है, बैक्टीरिया ग्रो करता है, इन्फेक्शन होती रहती हैं, ठीक है, फोलिकुलाइटिस वगैरह भी हो जाता है अक्सर। और इरिटेशन इन द आर्मपिट्स, इरिटेशन जो होती है वो सिर्फ इस चीज़ से नहीं होती कि हमारे हेयर ग्रो हो रही है तो वो एक दूसरे को इरिटेट कर रहे हैं, हम जो ड्रेसिंग पहन रहे हैं ना, जैसे नायलॉन फाइबर्स इरिटेट कर रहे हैं, इसके अलावा हम जो वो कर रहे हैं ड्रेसिंग के अलावा जो वैक्सिंग थ्रेडिंग करा रहे हैं वो भी इरिटेशन है। जो आ, हम बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के लूफा स्क्रब्स यूज़ करें, ओवर एक्सफोलिएशन करें, वो भी इरिटेशन है, उससे और डार्क होंगी, ठीक है ना। कॉजिंग पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, इंडिविजुअल विद हायर बेसलाइन मेलानिन आर मोर प्रोन टू डार्कनिंग, जो टाइफोइड स्किन है वो ज़्यादा मोर प्रोन टू डार्कनिंग है। अब आप ये देखो तस्वीर में, ये मेलानोसाइट पड़ा हुआ है, ठीक है, आराम से। कहाँ पड़ा हुआ है ये कौन सी लेयर है, जो शॉकिंग पिंक कलर की लेयर है, देखो ये पड़ा हुआ है डर्मो एपिडर्मल जंक्शन में, DEJ इसको बोल रहे हैं, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन में मेलानोसाइट आराम से पड़ा हुआ है। इसका काम है कि जब ये स्टिमुलेट होगा तो इसने ये अंदर जो ब्राउन ब्राउन गोल गोल इसके मेलानिन पिगमेंट पड़ा हुआ है, इसने अपनी जो ब्रांचेस हैं इसके थ्रू इसको सरफेस ऑफ द स्किन पे लेके आना है। अब आप नीचे देखो, ये जो तस्वीर है, ऊपर एपिडर्मिस है, नीचे डर्मिस है, इसके दरमियान में शॉकिंग पिंक कलर की लाइन है, ये है डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। और जब इस मेलानोसाइट ने स्टिमुलेट होना है तो इसने पूरी डर्मिस को पकड़ के डार्क कर, एपिडर्मिस को पकड़ के डार्क कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। फ्रिक्शन एंड शेविंग के ऊपर आ जाते हैं। शेविंग कॉजेज टाइनी कट्स एंड इरिटेशन इन द अंडर आर्म्स, थोड़े थोड़े कट्स लगते हैं, हमें नजर नहीं आ रहे होते, और इरिटेशन भी होती है। इन रिस्पॉन्स द स्किन प्रोड्यूसेस मोर मेलानिन, हमने ऊपर देख लिया नीचे मेलानोसाइट पड़ा हुआ है, जैसे उसको इरिटेशन हुई उसने और मेलानिन प्रोड्यूस कर दिया, which results in darker rougher skin over time. वैक्सिंग कैन ऑल्सो क्रिएट माइल्ड इन्फ्लेमेशन, वैक्सिंग भी इन्फ्लेमेशन करती है। लेजर हेयर रिमूवल रिड्यूसेस फ्रिक्शन, एलिमिनेट्स रूट्स एंड कैन परमानेंटली इंप्रूव द स्किन टोन। अब आप देखें कि फ्रिक्शन से पिगमेंटेशन कैसे होती है। जब नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, तो हमारा जो माथा होता है वो जा नमाज के साथ उसकी फ्रिक्शन होती है, रगड़ खाता है। तो आप देखें कि PIH पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन नमाजी लोगों के ऊपर होती है, ठीक है, ये जो डार्क पैचेस होते हैं। इसी तरह ये नीचे एक तस्वीर थी इस खातून की या मर्द की, जो भी इंसान है, इसकी आर्मपिट्स इंतहाई डार्क थी, ये लेज़र शेविंग करता था, इसमें से हमने बाकी सारे फैक्टर्स को छोड़ के हमने सिर्फ ये लेज़र नहीं, सॉरी, शेविंग वगैरह थ्रेडिंग वैक्सिंग करता था, हमने बाकी सारे फैक्टर्स छोड़ के सिर्फ उसकी वैक्सिंग थ्रेडिंग खत्म करा के उसको लेज़र की तरफ शिफ्ट किया, तो जो उसको इरिटेशन से पिगमेंटेशन थी वो खत्म होगी, और अब आप देखें उसकी पिगमेंटेशन कितनी इंप्रूव हुई है, ठीक है। तो फ्रिक्शन से जो पिगमेंटेशन है इसको अंडरमाइन नहीं करना। आप अक्सर सोचते हो कि हम साफ रहते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों इशू है, क्योंकि आप लोग लेजर पे स्विच नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। केमिकल इरिटेशन, many irritants from the deodorants, mainly irritants from the deodorants. अच्छा, many deodorants contain alcohols, fragrances, aluminum salts which irritate the delicate underarm skin. Alcohol causes dryness, fragrances trigger allergic reaction, and aluminum salts block water glands, leading to inflammation. Chronic irritation stimulates melanocytes causing pigmentation. Safer alternatives include natural fragrance free और hypoallergic deodorants, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें कि डिओड्रेंट्स होते हैं ना, इनमें अल्कोहल होती हैं, फ्रेगरेंसेस, एल्यूमिनियम सॉल्ट्स, हर चीज़ किसी मकसद के लिए बनाई गई है, लेकिन वो मकसद पूरा करती है, ठीक है। वक्त फ्रेगरेंस लगा ली, खुशबू आ गई, मगर वो इरिटेटिव होती है स्किन के लिए। और जब वो इरिटेट होगी, हमारी बाकी स्किन इरिटेट नहीं होती, हमारा चेहरा ब्लैक नहीं होता, हमारी गर्दन ब्लैक नहीं हो रही, लेकिन अंडर आर्म स्किन नॉर्मल स्किन से डिफरेंट है, ये थिन स्किन है, ये इरिटेट हो जाती है और ज़्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है। आप कहते हैं मैं ड्यूटेंट लगाता हूँ और तबीयत खराब और ज़्यादा स्किन ब्लैक हो रही है। एल्कोहल्स ने ड्राइनेस कॉज की, फ्रेगरेंसेस ने एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट करा दिया, एल्यूमिनियम ने स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक करते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो रात को पेट में लगा के सोते हैं कि अगले दिन पसीना ना आए, और कुछ ड्यूरेंट्स में भी डला होता है, ठीक है। इससे सोजिश होना शुरू हो गई। तो ये तीनों जो कॉजेज थे, इससे मिलानोसाइट स्टिमुलेट हो गए। सेफर अल्टरनेटिव्स में अब ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो नेचुरल हैं, फ्रेग्रेंस फ्री और हाइपोअलर्जिक ड्यूरेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। लेकिन उससे भी बेस्ट ये होता है कि आगे जो, अगर आपको स्वेटिंग का इशू है तो उसके लिए बोटॉक्स करवा लिया जाए, हेयर का इशू है तो उसके लिए लेज़र करवा ली जाए, आगे आगे हम पढ़ते चले जाते हैं। अब आप ये तस्वीर देखें, इसमें जो इरिटेशन है वो हमने UVB से शो करवाई है,
लेकिन इसमें डिफरेंट कॉज हो सकती है, जो भी हमने ड्यूड्रेंट्स ये वो सब पढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए नो एक्सट्रिंसिक स्टिमुलस, बिल्कुल नॉर्मल स्किन थी, और जो हमारे स्टेम सेल्स है ना वो क्यूसेंस मोड में पड़े हुए थे, कोई ट्यूमर्स नहीं बन रहे थे। मेलानोसाइट स्टेम सेल की बात हो रही है। नेक्स्ट साइड पे देखें इरिटेशन आ गई, फॉर एग्जांपल के यूवीबी रेडिएशन दिखा दिया इरिटेशन। हमने अभी पढ़ी अल्कोहल पढ़ी, फ्रेग्रेंसेस पढ़ी, अल्कोहल बेस्ड ड्यूड्रेंट्स पढ़े, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अंडर आर्म पे आपने कुछ लगाया या आपने कुछ किया, शेविंग की, या आपने जो था ओवर एक्सफोलिएशन की, स्क्रब लगाया, अंडर आर्म वाइटनिंग क्रीम लगाई, पील ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा ली, तो एक्टिवेशन और माइग्रेशन होगी, तो मेलेनोमा इरिटेशन इनिशिएशन। अब आप यहाँ पे देखें कि ये पिगमेंट सेल्स, ये ब्राउन 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 वाली कितने ज़्यादा बन गए हैं, और अगर क्रोनिक हो जाए तो फिर वो कन्वर्ट भी हो सकता है मेलेनोमा में। ये देखिए कितना ज्यादा ये हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह से आपके आर्मपिट्स डार्क होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। बैक्टीरियल फंगल ओवरग्रोथ अभी हम पढ़ चुके हैं, 4 क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। द वार्म मोइस्ट एनवायरमेंट of the armpits promotes bacterial and fungal growth. Bacteria such as Corynebacterium produce odor while metabolizing the sweat. कौन सा बैक्टीरिया होता है? Corynebacterium, आपको पता होना चाहिए। फंजाई जैसे कि कैंडिडा कैन कॉज इचिंग, रेडनेस और समटाइम्स डिसकलरेशन एज वेल। ठीक है ना। अर्ली ट्रीटमेंट्स प्रिवेंट्स वर्सनिंग, फिर डिसकलरेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर उसका ट्रीटमेंट ही नहीं मिलता। अगर आप अपने घर में कोई डायबिटिक बुजुर्ग है तो आप देखो कि उनको फंगल इन्फेक्शन खास तौर से कनाडा बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उनके आर्मपिट्स देखो डिस्कलर्ड होते हैं। ठीक है, और अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज भी है, कोई स्टीरॉयड ले रहे, तो आप देखते हो कि उसके बैक्टीरियल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हुई होती है। ठीक है, तो नज़र कैसे आती है? यही स्मेल, डिस्कलरेशन। अब आप ये देखें, ये एक फैटोम है। ये फैटोम क्या है? फूड, एसिडिटी, टाइम, टेम्परेचर, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ये सारी चीज़ें मिला के बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ को इम्प्रूव करवाती हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। देखें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्राइव ऑन न्यूट्रिएंट रिच फूड, यानी कि अगर कोई फूड डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे, तो वैसे ही आपको पता है जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स है वो सारा फूड तो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, पानी स्वेट की फॉर्म में है। एसिडिटी, मोस्ट हार्मफुल बैक्टीरियल प्रेफर ए रेंज ऑफ 4.6 टू 7.5। अब जो स्वेट होता है उस एसिडिक के नेचर होता है, तो ये बल्कि बैक्टीरिया को फेवर करता है। स्वेट में लैक्टिक एसिड होता है। उसके बाद टाइम, सम बैक्टीरिया कैन डबल एवरी 20 मिनट्स। ठीक है, जितना फिर टाइम ज़्यादा होता चले जाएगा बैक्टीरियल ग्रोथ उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। टेम्परेचर में आप देखें 2 to 63 डिग्री इज़ द डेंजर जोन फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। अगर हमारा जो है टेम्परेचर 36.9 डिग्रीज होता है ना हमारा बॉडी का टेम्परेचर, तो आप देखें कि 63 पे तो 63 तक ऑप्टिमम है, तो अंडर आर्म्स का थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ की फेवर है। ऑक्सीजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इन देयर ऑक्सीजन नीड्स, कुछ को ऑक्सीजन चाहिए कुछ को नहीं चाहिए, दोनों ग्रो कर सकते हैं। कुछ लो ऑक्सीजन पे भी बड़े अच्छे ग्रो कर जाते हैं। मॉइस्चर में अबव वाटर एक्टिविटी AW अबव 0.85 प्रमोट्स ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर होता ही जाता है क्योंकि यहाँ स्वेट ग्लैंड्स दो दो तरह के हैं, डबल क्वांटिटी में हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक फैक्टर्स पे सर्टेन मेडिकेशंस इंक्रीज द रिस्क ऑफ अंडरआर्म पिगमेंटेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो लोग मोटे होते हैं आप देखो उनकी गर्दन पे काली पट्टी बनी हुई आपने देखी होगी, उनके टखनों पे होती है, उनकी कोनियों पे। फीमेल है तो उसके ब्रेस्ट में लोअर हाफ में आपको होते हैं एक दो सिग्निफिकेंस है, लेकिन उनके आर्मपिट्स वो डार्क होते हैं। अभी आपने एक बहुत मशहूर टिकटॉकर है आजकल, लीना आमिर। अभी आप देखो कि वो उसके वो जो है आर्मपिट्स बहुत डार्क हैं, वो ओबीस भी है। तो एकंथोसिस निग्रिकेंस, ये मैं आपको जनरल लाइफ की एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ सको। एकंथोसिस निग्रिकेंस जो होता है वेलवेटी डार्क पैचेस, यानी कि आप देखते हो कि आपकी स्किन ये जैसे तो देख रहे हो वेलवेट की तरह भी होगी, डार्क भी होगी, हर चीज़ मलमल के देख चुके हो, कुछ नहीं हुआ। बेसिकली वो एकंथोसिस निग्रिकेंस था। उसके लिए वेट रिडक्शन जरूरी है। पीसीओएस, थायराइड डिसऑर्डर्स एंड ओबेसिटी कैन वर्सन द पिगमेंटेशन। जेनेटिक्स आल्सो प्लेज अ रोल एंड सम पीपल नेचुरली हैव मोर एक्टिव मेलानोसाइट्स। ठीक है, कुछ का जेनेटिकली भी होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, उसको भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। वाई आर्मपिट स्मेल, स्मेल देखो, स्वेट इज इटसेल्फ इज ओडरलेस, स्वेट की अपनी कोई स्मेल नहीं है। ओडर डेवलप्स व्हेन बैक्टीरिया मेटाबोलाइज प्रोटीन्स एंड लिव इन एपोक्राइन स्वेट
producing volatile unpleasant compounds. Effective odor control requires reducing bacterial activity rather than simply masking the smell. ठीक है। अब हमें ये नहीं है कि स्मेल को छुपाने के लिए हम परफ्यूम पे परफ्यूम लगाई जाएं, फिर भी ज़ाहिर है। तो इसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। बैक्टीरियल को क्या चाहिए, जो हमने फैटम पढ़ा था उसके लिए यही है कि हम वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ ही ना होने दें। टेम्परेचर कंट्रोल, इसके अलावा ये जो बाय प्रोडक्ट्स ऑफ स्वेट हैं उनको कंट्रोल करना, स्वेट को कंट्रोल करना और इरिटेशन को कंट्रोल करना, ये सारा कुछ ठीक है। तो अगर आप ये तस्वीर देखें तो इसमें फिर से एपोक्राइन और एक्राइन स्वेट ग्लैंड हैं जिन्होंने थिन स्वेट प्रोड्यूस किया, उसमें भी बैक्टीरिया आ गए। और जो एपोक्राइन थे उन्होंने थिक स्वेट और सीबम, हेयर फॉलिकल के साथ सीबम होती है, इसीलिए हेयर फॉलिकल को कम करने से सीबम प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। ऑयली स्किन का बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है लेजर हेयर रिमूवल। तो नॉर्मल फ्लोरा जो थे वो भी ओवर ग्रो करना शुरू हो गए, यानी कि यहाँ पे दो तरह की चीज़ें, दो तरह के बैक्टीरिया थे। हमारा जो अपना नॉर्मल फ्लोरा था वो भी बढ़ना शुरू हो गया और दूसरा जो एक्सटर्नल था वो भी। नेक्स्ट स्लाइड। Common causes of underarm odor में underarm odor is worsened by the poor hygiene, tight clothing that traps sweat, hair that prevent evaporation, dietary factors such as garlic and onion, and excessive sweating, hyperhidrosis। देखो अब ये जो टाइट क्लोथिंग, पोर हाइजीन, ठीक है, और हेयर की ग्रोथ होना जिसकी वजह से वेपरेशन जो होती है प्रिवेंट हो जाती है, डाइटरी फैक्टर्स जैसे गार्लिक अनियन ज़्यादा खा लेना या वैसे ही ज़्यादा खाना, और एक्सेसिव स्वेटिंग, ये सारे कॉमन कॉजेज हैं और ये कंट्रोलेबल हैं। ये सब ऐसे नहीं है कि इनमें से कोई ऐसी जेनेटिक कंडीशन है कि जिसके बगैर आप रह ही नहीं, सही हो ही नहीं सकते आप। एड्रेसिंग दीज फैक्टर्स कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द ओडर फॉर्मेशन। ये जो तस्वीर है इसमें थोड़े से कुछ देखें। ओरल ग्लाइको पायरोलेट है, टॉपिकल एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इंजेक्टेबल बोटॉक्स है और सर्जिकल रिमूवल स्वेट ग्लैंड्स। हर तरीका हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। अभी हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए। नेक्स्ट स्लाइड। मेडिकल कंडीशन रिलेटेड टू ओडर, इसमें ओडर का मतलब होता है ब्रोम हाइड्रोसिस, जो आर्मपिट ओडर होती है। और क्रोनिक शुरू से है जी, बड़े अरसे से 10 साल से मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने हर तरह का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लोशन लगाया, ड्यूरिन लगाया। इट कॉजेज परसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग अंडर अ मोटर डिस्पाइट रेगुलर ब्रीदिंग। Hyperhidrosis leads to excessive sweating, increasing odor risk. Both condition में require surgical और procedural intervention। कुछ प्रोसीजर हमने पिछले डायग्राम में देखे, आगे 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 आते चले जाएंगे और भी। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आगे ट्रीटमेंट की तरफ। तो जिससे हमने पहले विजुअल इंस्पेक्शन की, जो लोग मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनको पता है ये। ड्यूरिंग क्लिनिकल एग्जामिनेशन लुक फॉर पैची और इवन पिगमेंटेशन। ये जो पिगमेंटेशन है, अभी हमने देखा था कि जब एकंथोसिस निग्रिकन का पेशेंट होता है तो उसका वेलवेटी होती है। यहाँ पर आपने यही देखना है, वेलवेटी है, प्लेन है, पैची है, इवन है, यानी कि पूरा इंसान ही काला है या सिर्फ उसकी आर्मपिट का एक स्पेसिफिक एरिया काला है। स्किन टेक्सचर स्मूथ है, थिकन है, वेलवेटी, रेडनेस भी साथ है कि नहीं, स्मेल भी साथ है कि नहीं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सेवेरिटी इज एसेंशियल फॉर ट्रैकिंग ट्रीटमेंट प्रोग्रेस। ठीक है, अब जितना सवेयर है उसके हिसाब से हमने ट्रीटमेंट की प्रोग्रेस देखते चले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। हिस्ट्री। आस्क पेशेंट्स अबाउट शेविंग और वैक्सिंग रूटीन्स, types of deodorants used, hygiene practices, diet, medication, medical conditions, diabetes or PCOS. A thorough history helps identify the underlying causes of pigmentation and odor. जो अगर कॉजेज को आप सही कर दोगे तो प्रॉब्लम खुद ब खुद सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूड अ वुड्स लैम्प एग्जामिनेशन और डेक बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन। अगर आप के पास वुड्स लैम्प नहीं है तो आप एंटी फंगल्स और एंटी बैक्टीरियल टॉपिकल्स और उनके माइल्ड कोर्स स्टार्ट करवा सकते हो। ब्लड शुगर टेस्ट टू आइडेंटिफाई इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए आप एम्प्टी स्टमक पे इंसुलिन के लेवल्स चेक करवाते हो और HbA1c भी करवाते हो। आपकी जो होती है ग्लाइसेमिक के उसकी प्रोफाइल आ जाती है। कल्चर स्वैप्स टू डिटरमिन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। और कभी कभी ना रेजिस्टेंट होता है एंटी बैक्टीरियल से भी, तो फिर हम कल्चर करवा लेते हैं। एक्यूरेट डायग्नोसिस गाइड्स इफेक्टिव ट्रीटमेंट सिलेक्शन, और डायग्नोसिस होगा तो ट्रीटमेंट होगी। नेक्स्ट स्लाइड। हाइजीन पे आ जाते हैं। अब हमने ट्रीटमेंट करने शुरू कर दिए। सबसे पहले हमने उसकी हाइजीन की तरफ ध्यान दिया। हाइजीन में उसे ये नहीं करना हमने कि दिन में 10 दफ़ा नहाओ और ब्रश से रगड़ रगड़ के अपने आर्मपिट साफ करो। डेली क्लीनिंग विद अ माइल्ड एंटीबैक्टीरियल सोप रिड्यूसेस बैक्टीरिया एंड फंगल ग्रोथ। अच्छा, सोप जेंटल भी हो लेकिन एक्सफोलिएटिव भी हो और एंटीबैक्टीरियल भी हो और एंटी फंगल भी हो। हार्श स्क्रबिंग शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट इरिटेशन। हार्श स्क्रबिंग करोगे ना कि एक्नी वाला सोप ले आए या ऐसा सोप जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है,
रगड़ रगड़ के उससे किया तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। द आर्मपिट शुड ऑलवेज बी ड्राइड कम्प्लीटली आफ्टर ब्रीदिंग टू मिनिमाइज मॉइस्चर एक्यूमुलेशन। आर्मपिट में मॉइस्चर बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, तो उसको ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को इशू जब ज़्यादा होता है तो हम उसको कहते हैं कि आपने टॉवल से ड्राई करने के बाद अपना जो हेयर ड्रायर होता है उसको कूल पे रख के आपने चलाना है। सबसे पहले आ जाओ सोलिक सोप की तरफ। ये सोलिक सोप ऐसा सोप है, ये हमारे पास अवेलेबल भी है, आप हमसे बाय भी कर सकते हैं, जिसमें जो इसके अंदर आप देखें ये फंगल और क्योंकि इसमें सैलिसाइलिक एसिड और सल्फर है, तो ये एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, और क्योंकि ये जेंटल भी है साथ में। ये ऐसा नहीं है कि इसकी एसिड की क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे सोलिक बहुत अच्छा सोप है जो कि आर्मपिट्स के लिए मैं एडवाइस करती हूँ, ये आप बाय भी कर सकते हैं। फिर आगे एक्सफोलिएशन के ऊपर, जेंटल एक्सफोलिएशन 2 to 3 times पर वीक रिमूव्स डेड स्किन, प्रिवेंट्स क्लॉग पोर्स एंड अलाउज ब्राइटनिंग क्रीम्स टू पेनिट्रेट मोर इफेक्टिवली। रात को अगर आप बीपीओ प्लस क्रीम लगा के सोते हैं जिसका ब्लीचिंग इफेक्ट होता है, तो अगर ऊपर से डेड स्किन उतरी हुई होंगी तो वो अंदर तक जरा जाएगी ना और अच्छे तरीके से काम करेगी। तो 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में आपने क्या करनी है, जेंटल एक्सफोलिएशन। और इससे पोर्स भी खुल गए, जिसकी वजह से जो आपके स्वेट ग्लैंड और जो आपके हेयर फॉलिकल्स में जो इन्फेक्शन हो रही थी वो भी सही हो गई, और जो फॉलिकुलाइटिस फ्रंकुलोसिस जैसे मसले होते हैं वो भी सही हो गए, और ब्राइटनिंग क्रीम्स भी अच्छी तरह अंदर चलेंगी। ओवर एक्सफोलिएशन कैन कॉज इरिटेशन, सो माइल्ड स्क्रब्स आर रिकमेंडेड। इसमें माइल्ड स्क्रब यूज़ करेंगे और हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा करेंगे। अगर आप रोज़ करेंगे और आप हार्श स्क्रब यूज़ करेंगे तो बल्कि और ब्लैक हो जाएगा। ये जो पेशेंट है इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ और कोई ट्रीटमेंट यूज़ नहीं किया, इसमें हमने सिर्फ जेंटल एक्सफोलिएशन कराई, और आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। अगला है नेचुरल ड्यूटेंट्स। ये बड़ी अच्छी स्लाइड है। बेकिंग सोडा मिक्स विद कोकोनट बैलेंसेस पीएच एंड रिड्यूसेस ओडर। अभी मैंने क्या बताया था कि स्वेट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, क्योंकि उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो आपने बेकिंग सोडा लिया और कोकोनट ऑयल किया, उन दोनों को किया मिक्स। ये आप तस्वीर देखें डार्क पर्पल वाली, इसने किया कि ऐड इनफ ऑफ बेकिंग सोडा एंड ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल इन अ बाउल, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको मिक्स किया और पेस्ट बनाई, और आपने अंडर आर्म्स पे लगाई एंड स्क्रब इट जेंटली इन फ्यू मिनट्स इन सर्कुलर, और कुछ देर इसको रगड़ते रहे अपनी अंडर आर्म्स पे अच्छे तरीके से, ठीक है। अलम स्टोन एक्ट एज नेचुरल एंटीसेप्टिक्स प्रिवेंटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। ये जो फटकड़ी होती है जो बहुत मशहूर है, जो नीचे ब्लू तस्वीर में उसने हाथ में पकड़ी हुई है, पोटेशियम alum, it is known for its tightening properties, पोर्स क्लोज कर देती है। ये हेल्प्स मेंटेन द स्किन हाइजीन एंड कंट्रोल ओडर। सूदिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, काम करती है स्किन को, स्पेशली आफ्टर शेविंग और वैक्सिंग। रेजिन एस्ट्रिंजेंट्स मिनिमाइजेस द अपीयरेंस ऑफ पोर्स। ओडर कंट्रोल में नेचुरल ड्यूटराइजिंग इफेक्ट्स फॉर ऑल डे फ्रेशनेस, ठीक है, ये अच्छी है। और टी ट्री ऑयल डाइल्यूटेड इन कैरियर ऑयल कैन किल ओडर कॉजिंग बैक्टीरिया। अगर आप प्योर टी ट्री ऑयल लगाओ वो तकरीबन 7,000 का 100 ml आता है, और अगर आप डाइल्यूटेड लगाओ तो सही है, वो एंटी बैक्टीरियल होगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, लेकिन प्योर से आपकी बर्निंग हो सकती है, केमिकल बर्न। नेक्स्ट स्लाइड। एप्पल साइडर विनेगर एंड लेमन का एक फार्मूला है, ये बड़ा मशहूर है। एप्पल साइडर विनेगर हैज़ नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। डाइल्यूट 1 tablespoon ऑफ एप्पल साइडर विनेगर विद 1 tablespoon ऑफ वाटर एंड अप्लाई फॉर 5 minutes बिफोर रिंजिंग। दोनों चीज़ों को मिक्स किया। ये हम क्या कर क्या रहे हैं, पानी में मिक्स क्यों कर रहे हैं एप्पल साइडर विनेगर को या लेमन को, पानी में क्यों मिक्स करते हैं, ताकि वो डाइल्यूट हो जाए। इसकी पीएच क्या होती है, 2 के करीब होती है। अगर हम इसको 50% डाइल्यूट कर देंगे तो ये 4-5 पे पीएच चली जाती है। लेमन जो है नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, थोड़ा कलर भी फेयर करेगा और एसिडिक भी है, तो एंटीबैक्टीरियल भी है, बट कैन इरिटेट सेंसिटिव स्किन। इट शुड बी डाइल्यूटेड एंड यूज्ड ओनली 2 to 3 times पर वीक, ठीक है। ये दोनों जो एक्सफोलिएटर्स हैं और जो एंटीबैक्टीरियल हैं, इनको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। चारकोल एंड क्ले मास्क पे आ जाओ, भी देखो पानी में मिला के करना। चारकोल एंड क्ले मास्क एब्जॉर्ब स्वेट्स टॉक्सिन्स एंड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द स्किन। चारकोल अगर खाने में नमक तेज हो जाए तो कहते नहीं कि कोयला रखें, वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब यानी कि अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं, अपने ऊपर चिपका लेता है इम्प्योरिटीज को। इसी तरह जो कोई खुदकुशी करके पेशेंट आता है आपका इमरजेंसी में, तो आप उसको गैस्ट्रिक लिवाज करते हैं तो आप उसके मैदे में चारकोल डालते हैं, वो अपने ऊपर सारी दवाई को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यूजिंग दीज मास्क वंस अ वीक कैन इम्प्रूव अंडर आर्म क्लैरिटी एंड रिड्यूस ओडोर, ठीक है। ये मास्क लगाने से, ये जो आम मिलते हैं हर जगह, दराज से हर जगह मिल जाएगा, क्ले मास्क, चारकोल मास्क, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे फिजिकल इम्प्योरिटीज को और ओडर भी कम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
क्लोथिंग एंड डाइट ब्रीदेबल फैब्रिक्स, कॉटन बेस्ट है और बैम्बू भी बेस्ट है। बैम्बू पाकिस्तान में इतनी नहीं मिलती बैम्बू क्लोथिंग, तो कॉटन बेस्ट है। प्योर कॉटन की तरफ जाए, नायलॉन की तरफ ना जाए, मिक्स फैदर फैब्रिक की तरफ ना जाए। अलाउ एयर सर्कुलेशन, रिड्यूसिंग मॉइस्चर एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, इससे क्या होती है, एयर सर्कुलेशन रहती है, जिससे क्या होता है, मॉइस्चर जो था, स्वेट जो था, वो ड्राई होता रहता है और बैक्टीरियल ग्रोथ कम होती है। टाइट सिंथेटिक क्लोथिंग शुड बी अवॉइडेड। एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड अ डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स सपोर्ट हेल्दी स्किन, ऑयल स्पाइसी एंड ऑयली फूड्स में वर्सन। अब क्या आप ट्राई भी करके देख सकते हो। आप शादी में जाओ, 3 दिन आपने ऑयली स्पाइसी फूड खाया है, तो आपको खुद ही 1 हफ्ते तक अपनी आर्मपिट्स में स्मेल फील होती है। या गोश्त ज़्यादा खाते हैं बकरा ईद के बाद, और अगर आप रमज़ान में जैसे खाते हैं ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो आपको बेहतर फील होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसमें सैलिसाइलिक एसिड तो समझ आता है, रेटिनॉल्स का सबसे अच्छा यूज़ है। सैलिसाइलिक एसिड इज अ मिक्स एक्सफोलिएंट दैट रिमूव्स डेड स्किन्स एंड प्रिवेंट्स इनग्रोन हेयर्स। ठीक है, माइल्ड एक्सफोलिएंट है, हमें पता है सैलिसाइलिक एक्सफोलिएंट है। एंड ये स्किन्स इवन द स्किन टोन। ठीक है, जो रेटिनॉइड चेंज, रेटिनॉइन, एडेप्लिन, एक्सेलरेट सेल, नए सेल बनाना और पुराने उतारना। तो क्या होगा, नए सेल जो होते हैं उनके अंदर ट्रैकर ज़्यादा होता है, ब्राइट ज़्यादा होते हैं। रिड्यूसिंग द पिगमेंटेशन एंड रफनेस, पिगमेंटेशन भी कम हुई, रफनेस रफनेस डेड स्किन सेल्स की वजह से थी ना, वो भी कम हो गई। ये चेहरे के ऊपर भी इसी तरह है। टैपलिन, रेटिनॉल्स नए सेल्स लेके थे, बोथ शुड बी स्टार्टेड बाय स्लोली टू मिनिमाइज इरिटेशन। ठीक है, ये नहीं कि एक दिन भर के पूरी ट्यूब लगा दी कि सुबह मैं उठूंगा तो सारे नए सेल आएंगे, पुराने उतरे होंगे। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, मटर के दाने जितनी। और अगर इचिंग करे तो ऑल्टरनेट नाइट्स पे कर दें, वंस अ वीक कर दें। क्यों, इचिंग इरिटेशन से ही तो हमने प्रोटेक्शन लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। और सैलिसाइलिक की जो होती है ना, वो मिलती है सैलिसाइलिक एसिड का, वो जार मिलता है पूरा सैलिसाइलिक ऑइंटमेंट के नाम से। अगर आपको चाहिए हो तो वो डिलीवर करवा सकते हैं। अच्छा जी, हाइड्रोकिनोन एंड कोजिक एसिड या आर्बुटेंट। हाइड्रोकिनोन 2 to 4%, शुरू में 2% लेंगे, अगर रेजिस्टेंट है तो 4% पे जाएंगे। इनहिबिट्स मेलानिन प्रोडक्शन एंड इज कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर स्किन लाइटनिंग बट शुड बी यूज्ड अंडर सुपरविजन फॉर शॉर्ट पीरियड्स। ठीक है, ये क्या होता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड है स्किन लाइटनिंग के लिए, लेकिन इसको आपने ये नहीं कि लॉन्ग टर्म यूज करते रहना है। लॉन्ग टर्म यूज करने से ओक्रोनोसिस, ग्रेइंग, परमानेंट ग्रेइंग, ब्लैकिश काली स्याहियां बन जाएंगी। पेशेंट को बताना है कितने अरसे इस्तेमाल करना है, सिर्फ उसी पेशेंट को दें जो पढ़ा लिखा समझदार है, जो बात मानता है। कोजिक एसिड एंड आर्बुटेन are natural remedies derived from mushrooms and beerberry that maintain skin brightness after hydroquinone use। एक दफ़ा आपने उससे कर ली वाइट हाइड्रोक्विनोन से, आपने कोजिक एसिड और आर्बुटेन की कॉम्बिनेशन क्रीम दे दी और उससे वो मेंटेनेंस रही, दोबारा डार्क ना हो। नेक्स्ट स्लाइड। अजेलिक एसिड नाइसिनामाइड, ये आप लोगों को मशहूर है क्योंकि चेहरे पे बड़ा यूज़ करते हैं। अजेलिक एसिड सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन एंड रिड्यूसेस पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन भी कम होना शुरू होगी। इन्फ्लेमेशन एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, पिगमेंटेशन भी कम हुई, इन्फ्लेमेशन भी कम हुई, बैक्टीरियल ग्रोथ भी कम होना शुरू होगी। और हमें क्या चाहिए, डार्क से भी लाइट होना शुरू हो गए। सोजश खत्म हुई तो फर्दर भी डार्क नहीं होंगे, और बैक्टीरियल ग्रोथ खत्म हुई तो स्मेल भी कम होगी। जो नाइसिनामाइड थी वो ब्राइटन द स्किन, अब नाइसिनामाइड ने उसको और गोरा करना शुरू कर दिया। स्ट्रेंथन द स्किन बैरियर, और स्किन का बैरियर, पहले ही बेचारी स्किन फ्रेजाइल है, वीक है, इसकी स्ट्रेटम कॉर्नियम इतनी बारीक है, जिसकी वजह से ये बार बार जो थी इंजर हो रही थी, अब वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गई। एंड स्लाइटली रिड्यूसेस ओडर कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये एसिड है ना, तो इसने भी बैक्टीरिया को किल किया। नेक्स्ट स्लाइड। Vitamin C and glycolic acid. Vitamin C is an antioxidant that brightens the skin and should be applied in the morning with sunscreen। चेहरे की बात हो रही है कि चेहरे पे तो हर इंसान को लगाना ही चाहिए मॉर्निंग में विद सनस्क्रीन, अनलेस एंड अनटिल किसी के जो है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस डेवलप ना हुआ, लेकिन आर्मपिट से भी आप रोज लगा सकते। ग्लाइकोलिक एसिड रिमूव डेड स्किन सेल्स एंड इम्प्रूव स्मूथनेस। ग्लाइकोलिक एसिड ने डेड स्किन सेल्स उतारे और स्मूथ कर दिया स्किन को। क्यों, क्योंकि जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उनका टेक्सचर रफ होता है। ठीक है, और वो खाली जैसे होते नहीं है, खाली आप कह लो कि खाली छिलके जैसे कि जिसके अंदर कोई लिक्विड कुछ फ्लूइड नहीं है, जैसे आपने कोई फ्रूट ड्राई कर दिया हो। ठीक है, अवेलेबल है क्रीम्स, टोनर्स, माइल्ड पील्स। ये आपको देखे विटामिन सी और ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम्स, टोनर्स, पील्स, सीरम्स कहाँ नहीं मिलते, हमारे पास भी अवेलेबल है, आपको मिल सकता है। ठीक है, हर जगह दुनिया में मिल जाते हैं। नेक्स्ट साइड। एंटीबायोटिक एंड एंटीप्रेस्पिरेंट क्रीम्स। टॉपिकल एंटीबायोटिक सच एज क्लिंडामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन रिड्यूस बैक्टीरियल ग्रोथ एंड ओडर। बैक्टीरियल ग्रोथ भी कम हो गई, स्मेल भी खत्म हो गई। मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर आपके पास वुड्स लैम्प नहीं भी है तो फिर भी आप एक कर सकते हैं
एंटीबायोटिक स्टार्ट। एंटीप्रेस्पिरेंट क्रीम्स कंटेनिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड टेम्परेली ब्लॉक द स्वेट ग्लैंड्स रिड्यूसिंग वेटनेस एंड ओडर। अब यही जो थे एल्यूमिनियम क्लोराइड जो था ये स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक भी कर देता है अगर आपने टू लॉन्ग इसको यूज़ किया है। इसका एमएओ ये होता है कि आप रात को लगा के सोए 6 से 8 घंटे और अगले 24 घंटे तक जो प्लग्स हैं वो स्वेट ग्लैंड को ब्लॉक रखेंगे। अब क्या होता है कि अगर आपने सफाई मेंटेन ना की तो वो प्लग्स जो थे और अगले दिन फिर नहाए वगैरह ऐसे दोबारा लगा के सो गए तो वो जो प्लग्स हैं फिर वो ब्लॉकेज कॉज करेंगे, फिर इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फेक्शंस भी होंगी। तो आपने इसकी सफाई मेंटेन करना साथ ज़रूरी होती है और ये कोई अल्टीमेट ट्रीटमेंट नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। सेफ्टी नोट्स। ओवर यूज ऑफ ब्लीचिंग एजेंट कैन कॉज इरिटेशन डर्मेटाइटिस। कुछ खवातीन पार्लर में जाके आर्मपिट्स के अंदर पॉलिशर लगवाती हैं और उनसे उनको थोड़ा बहुत जो चेंज आता है क्योंकि पॉलिशर एक ब्लीचिंग एजेंट है तो वो हर वक्त ही जाके लगवाती रहती है। उससे इरिटेशन डर्मेटाइटिस होगी और ब्लैक हो जाता है। ऑलवेज परफॉर्म अ पैच टेस्ट और सेंसिटिव स्किन एंड कंसल्ट अ फिजिशियन इफ इरिटेशन परसिस्ट। आपने इसमें पैच टेस्ट ज़रूर परफॉर्म करना है, ठीक है। और सेंसिटिव स्किन के ऊपर, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं भी है और आपने कर लिया तो ओवर इरिटेशन जो है जैसे आपको महसूस हो कि अब इरिटेशन हो रही है इसका मतलब है कि ओवर ब्लीचिंग हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। केमिकल पील्स लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। इसमें वीआई पील जो होती है ना वो बड़ी अच्छी होती है आर्मपिट्स के लिए। ये जो है ये वीआई पील का रिजल्ट है लेकिन ये एक सेशन का रिजल्ट नहीं है, मल्टीपल सेशंस का रिजल्ट है, ठीक है। वीआई पील हमारे पास अवेलेबल भी है, ऑर्डर भी कर सकते हैं। केमिकल पील्स इंक्लूडिंग ग्लाइकोलिक एसिड टीसी लैक्टिक एसिड रिमूव द पिगमेंटेड आउटर लेयर ऑफ द स्किन। इसमें से जो मेरी फेवरेट है वो है ग्लाइकोलिक। क्यों ग्लाइकोलिक मेरी फेवरेट है? इसलिए है क्योंकि जो ऑयल होता है ये उसको भी बड़े अच्छे तरीके से साफ करती है। स्टिमुलेट कोलेजन प्रोडक्शन, कोलेजन भी बनवाते हैं, स्किन टाइट भी होती है। पील्स आर नॉर्मली परफॉर्म्ड एवरी 2 to 4 वीक्स। सुपरफिशियल हो, माइल्ड हो तो 2 वीक्स के बाद भी, और मीडियम डेप्थ हो पील्स के अंदर आप पूरा पड़ चुके तो एवरी 4 वीक्स। नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरा फेवरेट ट्रीटमेंट है और आई विश कोई फीमेल डॉक्टर मेरे क्लिनिक पर आए तो मेरा कर दे। CO2 फ्रैक्शन लेजर में CO2 फ्रैक्शन लेजर टारगेट्स डीप पिगमेंटेशन एंड थिकन स्किन। मैंने अपना चेहरा इससे सही किया है और अब मैं सोच रही हूँ कि इसको अपने आर्म्स और बाकी पे भी यूज़ करूँ। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, इम्प्रूविंग बोथ कलर एंड टेक्सचर। इट इज सूटेबल फॉर स्टबर्न डार्क अंडर आर्म्स। ये सिर्फ स्टबर्न डार्क अंडर आर्म्स नहीं, स्टबर्न डार्क सर्कल्स के लिए बहुत ही सूटेबल है। नेक्स्ट स्लाइड। क्यू स्विच एंटी एग लेजर, ये जो पिको लेजर होती है इसमें ये मतलब नहीं कि कार्बन लेजर की बात नहीं हो रही है, पिको लेजर जो डायरेक्ट पिगमेंट को ब्रेक करती है। द लेजर इज सेफली ब्रेक्स डाउन एक्सेस मेलानिन इन द अंडर आर्म स्किन एंड इज आइडियल फॉर रेजिस्टेंट पिगमेंटेशन। ट्रीटमेंट टिपिकली रिक्वायर्स 4 to 6 सेशंस, ठीक है। एक सेशन में जादू नहीं होगा, 4 to 6 सेशंस। नेक्स्ट स्लाइड। लेजर हेयर रिमूवल देखें, बार बार इस पर स्ट्रेस दे रहे हैं। रिड्यूसेस हेयर ग्रोथ, फ्रिक्शन एंड बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन। इट आल्सो इंप्रूव्स लॉन्ग टर्म अंडर आर्म स्किन टोन्स एंड रिड्यूसेस ओडोर, ठीक है। स्मेल भी खत्म हो गई और स्किन टोन भी इम्प्रूव हो गई और बाल भी तो खत्म हो गए ना। बाल आपको कौन सा अच्छे लग रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। मीजोथेरेपी माइक्रोनीडलिंग। Mesotherapy involves injecting vitamins such as C, B3, arbutin directly into the skin to boost brightness and smoothness। जिसमें हम जो है जो अगर आपको ऐसा कोई मीजो सीरम ना मिले तो आप मल्टी बियोंटा यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग जो डर्मापेन के साथ होती है स्टिमुलेट्स कोलेजन फॉर्मेशन एंड कंबाइनिंग इट विद ब्राइटनिंग सीरम एनहांसेस वाइटनिंग इफेक्ट। डर्माइल का स्किन ब्राइटनिंग सीरम है, उसके साथ माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कार्बन पील एंड हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल हमारे पाकिस्तान में सिर्फ फेस पे होता है, बाकी पूरी दुनिया में फुल बॉडी पे होता है, इवन बट पे भी होता है। कार्बन पील कंबाइंस कार्बन लोशन विद लेजर। वही तरीका है, कार्बन जेल लगा के सुखाया उसके बाद लेजर की, और श्रिंक्स द पोर्स रिड्यूसिंग बोथ ओडर। आपको मैंने जब कार्बन लेजर पढ़ाया तो उसने बताया था कि सेबेशियस ग्लैंड का साइज इसमें अल्टीमेटली कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऑयल प्रोडक्शन कम हो गई और पिगमेंटेशन भी कम होती है कुछ हद तक। पोर साइज भी श्रिंक हुआ। जब पोर साइज श्रिंक हो गया तो थोड़ी क्वांटिटी स्वेट की डिलीवर होगी और ऑयल्स की भी। इन्फ्यूज सीरम इन द अंडर आर्म। हाइड्रा फेशियल में आपको पता है डेड स्किन उतारते हैं फिर सीरम इन्फ्यूज करवाते हैं जेंटली बट इफेक्टिवली। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं बोटॉक्स और हाइपरहाइड्रोसिस की तरफ। बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शंस ब्लॉक द नर्व सिग्नल्स टू स्वेट ग्लैंड्स रिड्यूसिंग एक्सेसिव स्वेट ग्लैंड्स फॉर एंड ओडर फॉर 4 to 6 मंथ्स। 4 to 6 मंथ्स का बताना है पेशेंट को, परमानेंट नहीं बता देना वरना आके लड़ेगा। ये जो ब्लेब्स बन रहे हैं इससे आपको पता चलता है कि हमने इसको इंट्राडर्मल इंजेक्शंस लगाए हैं, सब कट नहीं लगाए हैं, क्योंकि आपने जब एपोक्राइन और एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स देखे थे तो वो कहाँ पड़े हुए थे। जो एपोक्राइन थे वो डर्मिस में और एक्राइन जो थे वो एपिडर्मिस में पड़े हुए थे, ठीक है। नहीं सॉरी, मेरे ख्याल में उल्टा बोल गई।
फिर वो उस पीछे से आपको रिलेट कर सकते हैं एक दफ़ा दोबारा से उसको। तो आप उसमें ये देखें कि जब उस इसका काम क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर या न्यूरोनल जो होता है एक्सॉन, उसमें उसने एसिटाइलकोलिन की रिलीज ही ब्लॉक कर दी। जब एसिटाइलकोलिन की रिलीज ही ना हुई बोटॉक्स के इंजेक्शन से, तो फिर एसिटाइलकोलिन ने आगे स्वेट ग्लैंड को सिग्नल देना था कि स्वेट प्रोड्यूस करो, सिग्नल ही ना पहुंचा, वो स्वेट ही ना प्रोड्यूस कर पाया। तो इसकी हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कराते हैं, और यहाँ बड़े ही पढ़े लिखे लोग, बड़े ही सोफिस्टिकेटेड लोग ये प्रोसीजर करवाते हैं, क्योंकि उन्हीं को ख्याल होता है कि उन्होंने लोगों से मिलना जुलना होता है, एक साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारनी होती है, वो ये ऑर्डर बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा जी, क्रायोथेरेपी स्प्रेस। क्रायोथेरेपी इन्वॉल्व्स फ्रीजिंग टारगेटेड स्किन एरियाज टू कंट्रोल odor एंड स्वेटिंग। दिस टेक्नोलॉजी इज रेयरली यूज बट कैन बी इफेक्टिव। अब ये क्रायोथेरेपी स्प्रेस अवेलेबल हैं मार्केट में, पाकिस्तान में इतने अवेलेबल नहीं है। तो इसमें आप क्या होता है, क्रायो का मतलब होता है फ्रीजिंग, ठीक है। टारगेट एरिया फ्रीज हो गया, तो उसकी वजह से जब फ्रीज होता है तो कहीं की आ, एक तो बैक्टीरिया खुद भी किल हो जाता है। बैक्टीरिया को भी तो एक टेम्परेचर चाहिए ना, फ्रीजिंग पॉइंट पे वो खुद भी किल हो जाता है। और ऑर्डर कंट्रोल होती है, और स्वेटिंग, स्वेटिंग हीट में होती है ना प्रोड्यूस, हीट को कॉम्बैट करने का मैकेनिज्म है स्वेटिंग। अब जब हीट ही खत्म हो गई तो स्वेट क्यों होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रोसीजर बिफोर चूजिंग अ प्रोसीजर, assess the severity of the pigmentation, odor and skin texture, यानी कि पेशेंट माइल्ड उसके साथ आया हाइपर पिगमेंटेशन के साथ, या माइल्ड हाइपर, और आपने उसको क्रायो स्प्रे तो नहीं कर देना, आपने उसके हिसाब से उसका काम करना है। Combining treatments often provides better outcomes. Monitor skin for reaction and adjust therapy as needed. कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स के उसे कहें, हाइड्रा के भी 2 सेशन ले, पिको लेज़र के भी ले, पीलिंग भी करवाए, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करें। नेक्स्ट स्लाइड। इफेक्टिव ट्रीटमेंट कैन रिजल्ट इन रिड्यूस पिगमेंटेशन, स्किन स्मूथ भी हो जाती है और पिगमेंटेशन भी कम हो जाती है, ओडर भी, स्मेल भी कम हो गई, इम्प्रूव पेशेंट कॉन्फिडेंस हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, RF स्किन टाइटनिंग। अब RF स्किन टाइटनिंग क्या है? आरएफ स्किन टाइटनिंग का आपने अक्सर देखा होगा, फिजियोथेरेपिस्ट के पास ये ज़्यादा होता है। आरएफ थेरेपी स्टिमुलेट्स कोलेजन एंड टाइटन द स्किन विच कैन इंप्रूव ओवरऑल टोन एंड अपीयरेंस। रिंकल्स वगैरह खत्म हो जाते हैं, लूजनिंग खत्म हो जाती है। इट्स पर्टिकुलरली अंडर आर्म स्किन दैट इज बिकम लूज और क्रीपी। डायबिटिक पेशेंट्स में, जिन लोगों ने वेट लॉस किया उनके अंदर, या जो लोग की स्किन पतली है, वाइटामिन नहीं खाते, उनमें इधर रिंकल्स पड़े तो बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट पे देखें, अल्ट्रासाउंड थेरेपी। अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूजेस साउंड वेव्स टू स्टिमुलेट कोलेजन प्रोडक्शन, इंप्रूविंग द स्किन टेक्सचर स्मूथनेस विदाउट इन्वेजिव प्रोसीजर। स्किन टाइट भी होगी और स्मूथ भी होगी। इस तस्वीर में अल्ट्रासाउंड थेरेपी को घुटने पे यूज़ कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट के पास ये मशीन होती है, ठीक है। ये जो RF और अल्ट्रासाउंड हमने पढ़े हैं ना, जो आपके हाइड्रा फेशियल मशीन है ना 10 in 1, उसके अंदर ये दोनों होते हैं, आप उससे भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। Plasma and fibroblast therapy में this therapy lightens the thickens the skin and reduces mild wrinkles. Wrinkles is a commercial, is a non-surgical option that can enhance underarm appearance. ठीक है, ये नॉन सर्जिकल है, सर्जरी भी नहीं हुई, CO2 फ्रैक्शन आपके पास नहीं है तो भी नहीं, कोई फायदा परेशानी नहीं। और स्किन टाइट भी कर लिया आपने, प्लाज्मा पेन से इंजरी इंड्यूस की, वहाँ पे आपको पता है प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कीमोकाइन रिलीज हुए, और उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे कोलेजन प्रोडक्शन हुई, फाइब्रोनेक्टिन, इलास्टिन, स्किन टाइट होना शुरू की, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। और ये देखो प्लाज्मा मैन आता कितने का, 2000 से 5000 के दौरान। कॉम्बिनेशन प्रोटोकॉल एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। इफेक्टिव प्रोटोकॉल में इंक्लूड लेजर हेयर रिमूवल टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड हेयर ग्रोथ। लेजर आपने पेशेंट को ज़रूर एडवाइस करनी है। माइल्ड ग्लाइकोलिक पील ज़रूर एडवाइस करनी है। नाइसिनामाइड जेल, क्रीम भी कर सकते हैं, जेल ज़्यादा अच्छी है। नेचुरल ड्यूटेंट और एलम स्टोन, आपने कहना ये तो तुमने अपने बाथरूम में रखना ही है, और जब तुमने नहाना तो उसके बाद इसको अपने आर्मपिट्स में यूज़ करना ही है। दिस प्रोटोकॉल रिपीटेड एवरी 4 वीक्स फॉर 3 to 4 months फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स। यानी कि हर महीने आके लेजर भी कराए, पीलिंग भी साथ करवा ले, नाइसिनामाइड क्रीम तो रात को लगा के सोए सोए, और या कोई भी ब्राइटनिंग क्रीम जो अच्छी पड़ी है, और नेचुरल ड्यूटेंट जैसे एलम स्टोन वगैरह भी यूज़ करे। नेक्स्ट स्लाइड। डेली मेंटेनेंस में उसने क्या करना है पेशेंट ने, डेली उसने क्लीन करने अपने अंडर आर्म को जेंटल क्लींजर से, ये नहीं कि छीलना है, सरफ लगा देना है। जेंटल क्लींजर आपको टॉपिक नंबर 1 से पढ़ाए जा रहे हैं, थीटा डम का अच्छा है। पैर ड्राई एंड अप्लाई ब्राइटनिंग क्रीम, फिर आपने उसको सुखाना है, सिर्फ तौलिए से नहीं, हवा से भी सुखाना है, ठीक है। बेशक आपको कूल पे हेयर ड्रायर यूज़ करना पड़े, और आपने जो क्रीम थी वो लगा ली अपनी, फॉलोड बाय नेचुरल ड्यूरेंट। अवॉइड शेविंग, कंसिडर ट्रिमिंग और लेजर हेयर रिमूवल फॉर मेंटेनेंस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। वीकली आपने हर इतवार को क्या करना है, एक्सफोलिएट द अंडर आर्म्स ट्वाइस अ वीक यूजिंग अ माइल्ड स्क्रब। स्क्रब आपको बाजार से मिल जाता है आराम से, स्ट्राइप्स का एप्रिकॉट स्क्रब,
ऐसा लेना जिसपे माइल्ड लिखा हो, जो सेंसिटिव स्किन के लिए लिखा हो, वो आपकी स्किन को रिपेयर करेगा और कलर को इम्प्रूव करेगा। फिर आपने स्क्रब लगाया, उसको रगड़ा। आपको मैंने होममेड स्क्रब की भी तरकीब बताई है, जिसमें आपने बेकिंग सोडा और कोकोनट ऑयल को मिक्स किया था। फिर आपने चारकोल या क्ले मास्क लगा दिया और फिर आपने उसको सूखने दिया आधा घंटा 15 मिनट। फिर आपने उसको भी उतार दिया। ऑप्टिमली वाइप द एरिया विद डाइल्यूटेड एप्पल साइडर विनेगर और ऑल्टरनेटिव यूज फॉर एंटीबैक्टीरियल बेनिफिट्स। अब इसमें आपने एप्पल साइडर विनेगर या लेमन को वाटर में मिला के उससे भी आपने इसको साफ किया ताकि एंटीबैक्टीरियल एक्शंस मिले। नेक्स्ट स्लाइड। मंथली में आपने महीने में एक दफ़ा अंडर आर्म फेशियल करवाना है, यानी हाइड्रा फेशियल पूरा का पूरा अंडर आर्म पे होगा। केमिकल पील करवानी है। Assess the skin texture and pigmentation regularly to adjust the care as needed. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ईयरली मेंटेनेंस। जब आपका लेजर हो गया, सारे प्रोसीजर हो गए, आपका रिजल्ट अचीव हो गया, अब आप आगे मेंटेनेंस की तरफ। 2 से 3 सेशन होते हैं पर ईयर इफ रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व पिगमेंटेशन, रिडक्शन एंड स्मूथ टेक्सचर। ठीक है, यानी कि बाल खत्म भी हो गए तो फिर भी साल में 2 से 3 सेशन लेजर के करा लें। कंसिस्टेंसी इन केयर इंश्योर्स लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। ठीक है, कंसिस्टेंट रहेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। कॉमन मिथ्स एंड मिस्टेक्स। लेमन अलोन कैन वाइटन द आर्मपिट्स। नहीं भाई, लेमन लगाओगे तो स्किन बर्न होगी बल्कि ब्लैक हो जाएगा। इट कैन इरिटेट अ सेंसिटिव स्किन, ऑलवेज डाइल्यूट एंड यूज स्पेरिंगली। थोड़ा सा यूज करना है, स्पेरिंगली मतलब तो थोड़ा सा। डार्क आर्मपिट्स इंडिकेट पुअर हाइजीन, फॉल्स ऑफन फ्रिक्शन और हार्मोनल कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो इसमें हार्मोनल कॉजेज और फ्रिक्शन से होता है, ये नहीं कि मैला है वो इंसान, और उसको हम ठीक कर सकते हैं। ड्यूड्रेंट्स स्टॉप ओडर, बिल्कुल गलत बात है, स्मेल फिर भी आएगी। दे मास्क इफ डू नॉट ट्रीट द बैक्टीरियल इम्बैलेंस। आप जितना मर्जी महंगा परफ्यूम लगा लो ना, फिर भी जो बैक्टीरियल बाय प्रोडक्ट से जो स्मेल आती है वो आती रहेगी। ओनली वुमेन गेट डार्क अंडरआर्म्स, फॉल्स मेन आल्सो गेट अफेक्टेड स्पेशली विद एक्सेसिव स्वेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। एक क्लिनिकल सिनेरियो देख लेते हैं। A 27-year-old female presented with dark odorous underarms for 2 years. She shaved daily, used strong deodorants and wore tight clothing. वो डेली शेव क्यों कर रही थी? डेली शेव कर रही थी ताकि कोई बाल ना हो। ठीक है, उनको गोरा दिखाने के लिए डार्क अंडरआर्म्स को अच्छे ज़्यादा सारी डिओड्रेंट्स लगा रही थी और टाइट क्लोथिंग पहन रही थी। ट्रीटमेंट ताकि स्किन उसकी टाइट रहे, उनकी अंडरआर्म की स्किन लूज ना हो जाए, वो उसकी थिंकिंग बता रही पेशेंट की। ट्रीटमेंट प्लान में हमने लेजर हेयर रिमूव कराया, नाइसिनामाइड और आर्बुटिन की क्रीम लगवाई, ग्लाइकोलिक एसिड पील की उसकी वीकली, नेचुरल ड्यूरेंट्स यानी एलम स्टोन की तरफ ले गए उसको, प्रोबायोटिक्स उसको खिलाई। 3 महीने के बाद स्किन वॉज 70% लाइटर, स्मूथर एंड ऑडर फ्री। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। अच्छा, ये जो हेडिंग्स हैं, ये टेबल है कंसर्न्स, होम केयर, मेडिकल क्रीम्स और क्लिनिक ऑप्शंस। मसला था डार्कनेस का, अगर ये समरी है बेसिकली। तो होम में आप एक्सफोलिएशन करते हैं, मैंने आपको बताया था एप्पल साइडर विनेगर या एक्सफोलिएशन स्क्रब। मेडिकल क्रीम्स के अंदर आप नाइसिनामाइड रेटिनॉइड्स या नाइसिनामाइड या रेटिनॉइड्स यूज करते हैं। और जो क्लिनिक के ऑप्शंस हैं जो आपने प्रोसीजर करवाने हैं, वो मेसोथेरेपी, लेजर, पील है। इसके अलावा हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड भी क्रीम्स में ही शामिल है। डार्कनेस की सिर्फ कंप्लेन है तो हमने एक्सफोलिएशन की घर में। ठीक है, आपको पता है हफ्ते में 2 एक दफा आप कर लें जेंटल स्क्रब के साथ। उसके बाद आपने जो टोटका एक और था, वो था कि आपने एप्पल साइडर विनेगर को पानी में मिला के हफ्ते में 1-2 दफा आपने कर लिया। जो डॉक्टर ने क्रीमें लिख के देनी है वो नाइसिनामाइड, रेटिनॉइड्स, कोजिक एसिड, हाइड्रोक्विनोन है। और जो प्रोसीजर्स आपने करवाने हैं, पील, लेजर, मेसोथेरेपी है। नेक्स्ट मसला था स्मेल बड़ी आती है जी। उसके लिए आपने क्या किया? नेचुरल ड्यूरेंट पे ले गए, अलम पे ले गए। ठीक है, और मेडिकल में आपने उसको एंटीबायोटिक क्रीम्स दे दी। ठीक है, जैसे बीपीओ प्लस क्रीम दे दी, उससे वो एंटीबैक्टीरियल भी है, ब्लीचिंग भी है। मेडिकल ग्रेड की ब्लीचिंग है, ये नहीं कि स्किन खराब कर देगी। और आपने उसका बोटॉक्स किया। आपको पता है ओडर क्यों आ रही है? स्वेटिंग, स्वेटिंग को कंट्रोल किया, लेजर की और क्रायोथेरेपी कर दी। नेक्स्ट में देखिए रफनेस, स्किन ऐसे सख्त है, इसमें आपने स्क्रब्स एडवाइस किए घर में यूज करें। विटामिन ई ऑयल आपने टॉपिकल भी दिया, खाने के लिए विटामिन ई दी। इवियन का कैप्सूल नहीं ऊपर लगा लेना, उसका कोई फायदा नहीं है। इवियन का कैप्सूल खाना है, विटामिन ई ऑयल सीरम आपने ऊपर लगाना है। वो हमारे पास अवेलेबल है, आप हमसे ले सकते हैं। जो रफनेस होती है सेकेंडरी टू ड्राइनेस होती है। स्क्रब करके हमने वो ड्राई रफ सेल उतारे और विटामिन ई ऑयल लगाया नरिश करने के लिए।
और क्योंकि जो नए सेल्स हैं अभी उनके ऊपर इतना बैरियर नहीं है, तो हमने उनका बैरियर बिल्ड करने में हेल्प की। रेटिनॉइड्स उसको लगाने को कहा ताकि नए सेल आए, पुराने उतरे, रफनेस कम हो। ग्लाइकोलिक एसिड ने भी डेड स्किन सेल्स को उतार दिया, ऑयल को भी साथ उतार दिया। प्रोसीजर में आ रहा है फॉर अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट हमारा मसला था बैक्टीरियल फंगल। बैक्टीरियल फंगल जो इन्फेक्शन ये डायबिटिक पेशेंट्स अगर आपके घर में है या स्टेरॉयड यूजर्स हैं उनको बड़ी होती हैं, स्मोकर्स को भी होती हैं। उसमें ज़रा हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है। हाइजीन का ख्याल ये नहीं कि उसको उठो रोज़ नहाओ, वो आप आर्मपिट्स को डेली वॉश कर सकते हैं, वेट वाइप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइंग ड्राइंग देखें लफ्स, उसके बाद आपने टॉवल से साफ किया तो आपने उसके बाद उससे हेयर ड्रायर को कोल्ड में रखे, उससे भी, वरना हाथ ऊपर करके जो अडल्ट था वो लेट गया थोड़ा पंखे के नीचे। और क्लिंडामाइसिन आप यूज़ कर सकते हैं, क्लिंडामाइसिन हमारे पास अवेलेबल ऑर्डर कर सकते हैं, एक्नी वन जेल के नाम से आती है। एंटी फंगल्स यूज़ करने का एक तरीका ये होता है कि कीटो को कोनाजोल यानी कि कोनास शैम्पू से आप बाथ ले सकते हैं। जब अपने अंडर आर्म्स को वॉश करें तो आप उससे करें। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। डार्क और स्मेली अंडर आर्म्स आर अ साइन ऑफ स्किन imbalance caused by friction, bacterial growth, hormonal disturbances. With proper daily hygiene, correct product use, and modern aesthetic treatments, it is possible to achieve clean, bright, and odor-free underarms. Consistency is the key to success. One cream or one session alone is not sufficient. एक दिन स्क्रब लाए और उसका एक मुट्ठी में आधी उसका जार भरा और दूसरी मुट्ठी में आधा और उसको मल दिया और पूरा स्क्रब का जो डब्बा था 1000 रुपए का खत्म किया और फिर का वो हुई तो कंपनी बेकार है। थोड़ा थोड़ा रोज करें तो उससे बेहतर रिजल्ट आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।